So hey guys, welcome back to our another love story episode 37 पे पहुंच गए हम। मुझे लग रहा है जल्दी 50 से पहुंच जाएंगे। तो तुम्हारे भाई का टारगेट है 50 से पहुंचाने का। तो लिपस्टिक पे बार बार वो लगा लेती है बाल सा। गाइज मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था, पहले तो गाइज अगर मैं आपको सोती हुई लग रही हूँ तो प्लीज़ इग्नोर करना। अगर मेरी आंखें चढ़ी चढ़ी लग रही हैं तो उसका रीज़न मैं आप ब्लॉग में बताऊंगी। यस, मैं यही बोलने वाली थी, तो प्लीज़ इग्नोर करना। और आज की सबसे बड़ी खुशी ये है कि ये सूट पहन के मैं बैठी हूँ, इसके बारे में भी मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी बाकी की कहानी। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हमारी प्री वेडिंग तो ऑलमोस्ट डन हो ही गई थी, और उसके बाद हमारी हल्दी का जो एक पहला दिन होता है, मतलब जो 5 दिन की हल्दी नॉर्मली लगाई जाती है, उसका पहला दिन हमने किस तरीके से कंप्लीट किया एक दूसरे को हल्दी लगा के, और कैसे वो इमोशनली हम एक दूसरे को संभाल रहे थे उन मोमेंट्स में। उसके बाद ये फर्स्ट डे की हमारी हल्दी हुई, और इसी की हल्दी के बाद हमारी 2 हल्दियाँ और वहीं पे होनी थी, यानी कि हमारा जो फ्लैट था उसी में। तो उसी दौरान हमारी थोड़ी प्रिपरेशन चल रही थी चीज़ों को लेके कि भाई पैकिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी। और मेरे को उधर से फिर आबादी के कॉल्स आ रहे थे, क्योंकि वो उन्होंने एज ए सिस्टर जितने भी रिचुअल थे वो इस शादी के लिए निभाए थे। तो जैसे कि कंगना, ये सब कुछ, और जो भी शादी की चुनरी वगैरह होता है, ये सब उन्होंने अपनी तरफ से जो रिचुअल थे वो उन्होंने करने थे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी ये चीज़ जान के कि एक मेरी पसंद का एक ख्याल रखा गया था, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो वाकई में कभी हमने अपने सोशल मीडिया पे कभी शेयर नहीं की, बताया नहीं, कि मेरे साथ साथ मेरे से जुड़े हुए लोग भी कितने ज़्यादा कनेक्टेड थे उन चीज़ों से, उन जगहों से। मैं आपको सॉरी, पहले तो इंटरप्ट हो गई, मैं खुद ही इतनी ज़्यादा, आप लोग तो क्या ही करोगे मुझे, हमारे बच्चे ही काफ़ी हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि इस शादी में जितना इमोशनली हम लोग जुड़े हुए थे, हमारे साथ जो लोग उस टाइम पे कनेक्टेड थे वो किस हद तक इन्वॉल्व थे इमोशनली, स्पेशली मैं बोलूँगी इमोशनली उस शादी के लिए। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि आबादी इनने, मतलब जो भी बड़ी बहन होने के या फिर ससुराल वालों के जो भी रिचुअल थे उनकी तरफ से वाले, वो उन्होंने किए थे सारे एज ए सिस्टर। तो उन्होंने बेसिकली जब जो एक साड़ी, जो शादी की जो चुनरी होती है जिससे गठबंधन बंधता है फेरों का, तो वो उन्होंने लेने जाना था। उन्होंने मुझसे मेरी पसंद पूछी, और मैंने उनको पसंद में ये बताया कि मुझे रेड कलर चाहिए चुनरी में, जो कि मेरे लहंगे से मैच में नहीं था, क्योंकि मेरे लहंगे में शायद वाइन और रेड का कुछ कॉम्बिनेशन था। तो अब वो रेड, टमाटरी रेड मैंने बोला उनको, और आगे से जो चौड़ा एक अभी भी चल रहा है वो वर्क, मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं। तो मैंने उनको वो ऐसे बताया कि आप ये वाली ले आओ। पहले मैंने उनको बोला कि वो मेरी पसंद से लिया, बट उन्होंने बोला कि शादी आपकी है तो चुनरी आपकी पसंद की होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बोला ना हर एक बंदा इस शादी से उतना ही ज़्यादा कनेक्टेड है जितना कि हम। तो उनको ये था कि कोई भी ऐसी चीज़ मतलब ना हो जो मेरी पसंद से हट के हो, क्योंकि मेरे लिए शादी का ड्रीम बहुत बड़ा था और ये चीज़ उनको पता थी। तो वो उन्होंने स्पेशली दुपट्टा, मतलब वो चुनरी खरीदी लुधियाना से। चुनरी लुधियाना से खरीदना बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है वो उनका शहर है तो वहीं से खरीदेंगी, लेकिन वो चुनरी खरीदने के बाद, और मैं बता दूँ साथ के साथ वो कुछ जागों का सामान भी लेने गई थी, जैसे वो मटका होता है 2-3 चीज़ें होती हैं। और शादी में उन्होंने मेरे को जो भी मतलब सूट्स वगैरह दिए थे, जो भी मतलब एक शगुन का बनता है, वो सारा सामान उन्होंने लुधियाना से ख़रीदा। और लुधियाना से ख़रीदने के बाद जैसे मेरी कॉल पे उनसे बातें होती रहती थी चीज़ों को लेके, तो वो सीधे पहुंच गई हमारे लुधियाना वाले घर की कॉलोनी में। और मेरे को ये आइडिया नहीं था, उन्होंने मुझे एकदम से बोला कि मतलब मैं वीडियो कॉल पे आऊँ ऐसे करके, कि मैं वीडियो कॉल पे आऊँ। और वो वीडियो कॉल वाली बंदी नहीं है कि भाई वीडियो कॉल पे आके बात करना ये वो, और मैं भी नहीं हूँ सच बताऊँ तो मैंने कहा यार पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि वीडियो कॉल पे बुलाया है उन्होंने। तो मैं जैसे ही वीडियो कॉल पे गई तो बैक कैमरा करके उन्होंने, मतलब वो बिल्कुल घर के सामने गाड़ी लगा के खड़ी हुई थी, और उन्होंने बिल्कुल मेरे को जब घर दिखाया तो वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, बहुत ही ज़्यादा। जब उन्होंने कहा मेरे को, मैंने उनको ये बोला कि आप मतलब यहाँ पे क्यों आए हो, ऐसा कि आप इधर क्यों आए हो, घर पे हम लोग थोड़ी ना है वहाँ पे जो आप वहाँ पे आए हो, मैंने ऐसे ये बात बोली। तो उन्होंने बोला कि आप भले यहाँ पर नहीं हो, लेकिन मेरे लिए ये घर आपका ही घर है, क्योंकि मैं इस घर को आप लोगों से जानती हूँ और आप लोगों की बहुत सारी यादें हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी जो शादी की चुनरी जाए ना, वो आपके ससुराल वाले रास्ते से गुजर के जाए। मतलब कि स्पेशली
वो सारा शगुन का सामान लेके वो मेरे पायल के घर पे गई, घर पे नहीं घर के सामने गई, और वहां से उन्होंने वो पूरा सामान ऐसे गुजारा, लगा के मतलब यस कॉलोनी में। और वो मुझे इतना, मतलब मैं उस मोमेंट को ऐसे बयान नहीं कर सकती कि वो मोमेंट कैसा था। मतलब उन्होंने ये एक कोशिश ऐसी दिखाई कि भले ही मैं लेके आ रही हूँ, भले ही मैं ये सारी रस्में मैं कर रही हूँ, लेकिन ये आपका सामान आपके ससुराल से आया है, आप ऐसा फील करो। तो मैं वो मोमेंट्स में सच में बता नहीं सकती कि सामने वाले ने मेरे को किस कदर मतलब प्यार दिया, कितना सपोर्ट दिया इमोशनली, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनली सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत। फाइनेंशियली भी नहीं बोलूँगी मैं, इमोशनली बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि परिवार के बिना वो शादी होने जा रही थी। और मैंने हमेशा परिवार के साथ ही सपने देखे हैं कि मैं मेरी शादी मेरी फैमिली के बीच में हो, दोनों फैमिलीज़ हों, और वो एक यादगार लम्हा बने, जो सभी सोचते हैं। ऐसा मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, सभी ये चीज़ सोचते हैं कि भाई परिवार की रजामंदी से सबके सामने शादी हो, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो पाई थी। तो मुझे उनका वो मोमेंट बहुत ज़्यादा मतलब टच कर गया, और इनको भी, और हम बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुए, क्योंकि उन्होंने वापस से वो वीडियो कॉल पे हमें जो घर दिखाया, तो उस मोमेंट के लिए वो बहुत दुख भी पहुंचा रहा था कि यार मतलब क्या से क्या हो गया, क्या सोच के मैं उस घर पे आई थी और क्या चीज़ें हो गई हैं और आज हम कहाँ पर हैं। तो ये उन्होंने एक चीज़ें ऐसी वाली की थी। और साथ ही मैं बता दूँ इसके बाद फिर एक जो चूड़ा सेरेमनी की रस्म होती है, जो कि पंजाबीज़ में ही होती है, हमारे यहाँ पे नहीं होती। ऐसे तो आजकल नॉर्मली सभी चूड़ा पहन लेते हैं, लेकिन जो एक पर्टिकुलर जो सेरेमनीज़ होती हैं वो पंजाबीज़ में ही होती हैं। तो जो बेसिकली मेरी चूड़ा वाली जो थी, तो मैंने चूड़ा वगैरह तो सब कुछ दिल्ली से ले ही लिया था, लेकिन मेरे को स्पेशली वीरपाल का कॉल आया, क्योंकि अब मैं आपको एक और बार बता दूं, इसमें पीछे से वीरपाल, आबादी, ये लोग पंजाब मतलब लुधियाना से बिलोंग करते हैं, नियर बाय से। तो आपस में इनका ऐसा बहुत ज़्यादा बॉन्ड हो गया था उस टाइम पे ना, ऐसे इतना अच्छा बॉन्ड हो गया था कि मतलब हम लोग ही फैमिली है और हम लोगों को ही करना है जो करना है। और जो चीज़ मुझे बाद में पता लगी कि उनका ऐसा था कि भाई हमको किसी भी चीज़ के लिए कमी नहीं लगनी चाहिए, हमको दुख नहीं पहुंचना चाहिए कि परिवार शादी में शामिल नहीं हुआ, ऐसा। तो वीरपाल का मुझे फ़ोन आया कि आपकी चूड़ा सेरेमनी मतलब मैं करूँगा, आपकी चूड़ा सेरेमनी जो है वो मैं ही करूँगा एज अ ब्रदर। तो मैं उस टाइम तक बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजर चुकी थी, बहुत सारी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स आ चुके थे, और मैंने जैसा बताया है कि उस टाइम के लिए ये सारे मोमेंट बहुत इमोशनल कर देने वाले थे। तो मैं उस चीज़ के लिए मैंने एग्री किया कि ओके ऐसा वाला। तो ये ऐसे से करके ये सारी चीज़ें हुई। एंड उसके बाद आबादी एक इनके लिए एक और चीज़ लेकर आई थी, जो पगड़ी में लगता है ना, कुछ बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं सरमाई नहीं कुछ तो बोलते हैं, अब आप पता चल जाएगा। वो लेके आई थी जो इनको लगाते हैं। और स्पेशली मैं कंगनों की बात, ये बताएंगे कंगने वाली बात। आबादी का हमें फ़ोन आया कि मैं भाई मैं कंगना लेने जा रही हूँ और मैं आपको कॉल करूँगी, ऐसा मतलब मैं आपको कॉल करके दिखाऊंगी ऐसा करके, तो आप लोग चूज़ कर लेना उसमें से जो भी कंगना आपको मतलब पसंद आएगा ऐसा करके। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो भाई वो मार्केट वगैरह गई होंगी वहाँ पे कंगना लेने के लिए, फिर उन्होंने हमें फ़ोन वोन किया, तो हमने उसमें से उन्होंने काफ़ी सारे कंगने दिखाए थे, कम से कम 10 तो दिखाए होंगे कम से कम। तो उसमें से हमने भाई एक चूज़ कर लिया कि भाई ये वाला आप ले आना, ये वाला हमें अच्छा लग रहा है। तो फिर हमें पता चला कि भाई वो एक के साथ साथ ना 4-5 कंगने और उठा लाई कहती है मेरे को ये वाला ही पसंद था, ये वाला ही पसंद था, ये वाला ही पसंद था, तो मैं सारे ले आई। फिर जब वहाँ पे हमने देखा तो भाई इतने सारे कंगने हो गए थे वहाँ पे, तो हमें समझ नहीं आता कौन सा बांधे कौन सा क्या करे, ऐसा करके हुआ था सीन ये वाला। तो ये सारी चीज़ें हमारी बिफोर मैरिज चल रही थी, ये सारी प्रिपरेशन, शादी की तैयारियां होती है ना हमारी, ऐसे चल रही थी शादी की तैयारियां कि भाई ऐसा हो रहा था। और हम डिस्कस कर रहे थे कि हल्दी, अच्छा पहले हल्दी का फंक्शन होना है, फिर हल्दी वाले हमारा कैसे फंक्शन हमने कैसे रखा था ना, भले ही 2 तारीख को बुक किया था लेकिन 3 और 4 को फंक्शन थे। 3 तारीख को हमारी हल्दी थी, 3 अक्टूबर को दिन के टाइम पे, और उसके बाद उसी रात को 3 की रात को हमारी इंगेजमेंट कॉकटेल पार्टी थी, और फिर अगले दिन 4 तारीख को सुबह चूड़ा सेरेमनी थी, और उसी की रात को हमारी शादी थी। तो ऐसे करके हमने फंक्शन भाई रखे हुए थे। तो बस अब हर टाइम पे ना किसी की चीज़ों पे बातें, अभी ये तो नहीं रह गया, जैसे नॉर्मल शादी में हो रहा था यहाँ पे भी यही हो रहा था कि अरे ये चीज़ तो ली नहीं, ये तो हुआ नहीं, ऐसे करके भाई ये चीज़ें हो गई। और इसी के साथ साथ मेरी कुछ ड्रेसेस पड़ी हुई थी पायल के पास जो उसने स्टिच की थी, तो मैंने वो तो वहाँ पे छोड़ दी थी क्योंकि उसको मेरा मेजरमेंट पता चल चुका था। तो मैंने बोला भाई देख लगेज में जगह नहीं है, एयरपोर्ट वाले रख के मार के निकाल देंगे,
तो मैंने बोला कि तू शादी में आएगी तो तू लेती आना। तो ये सारी चीज़ें हमारी चल रही थी वहाँ पे। तो उसके बाद अब ये सब हुआ, फिर हमने अपने घर पे सेकेंड डे की हल्दी की, क्योंकि वो ऐसे शगुन का लगाना होता है ना 5 डेज तक। तो हमने ऐसे शगुन वाली हल्दी लगाई और मैंने इनसे ये चीज़ पूछी कि आप इस मोमेंट में कैसा फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो। मैं इनसे हर मोमेंट में ये चीज़ पूछती गई कि आप कैसा फील कर रहे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बंदा टोटली ब्लैंक था। तो इनका यही निकल के आया कि बाबू मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इनको बोल रही हूँ, ऐसा लगेगा कि मतलब मैं नाटक कर रही हूँ या नहीं, मतलब मैं नाटक कर रही हूँ, ये स्टाइल मार रही हूँ, ये बोल गया कि मुझे ब्लैंक फील हो रहा है, बट लिटरली ऐसे ही फील हो रहा था। मतलब मैंने ऐसे सुना था कि भाई शादी के टाइम पे बहुत अलग अलग फीलिंग्स होती हैं इंसान के मन में। स्ट्रेट लोगों से सुना था कि बहुत अलग अलग फीलिंग्स होती है शादी के लिए, मतलब आप बहुत अलग सा फील करते हो। बट वो उस टाइम पे मैंने वो चीज़ फील की कि यार सच में बहुत अलग फील करते हो आप शादी के टाइम पे। मतलब वो मतलब अब एक तो है ना, मुझे हमारे साथ क्या प्रॉब्लम थी ना कि हम वो चीज़ क्यों नहीं फील कर पा रहे थे कि हमें खुशी तो थी, लेकिन खुशी के साथ साथ हमें वो एक मन में दुख भी था कि यार अकेले करना पड़ रहा है सब कुछ, घर वाले साथ में नहीं है, ऐसा करके। तो वो मिक्स फीलिंग्स थी। अब मतलब मैं खुश भी हूँ तो वो खुशी मैं जाहिर नहीं कर पा रही थी अपने आप से कि हाँ भाई मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ या एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर से, लेकिन वो चीज़ मेरे फेस पे नहीं दिखाई दे रही कि भाई मैं एक्साइटेड हूँ, ऐसा करके। तो क्योंकि जहाँ पे आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, हर एक प्रिपरेशन आपको खुद करनी पड़ रही है। जब आपको, क्योंकि आपको कौन देखेगा करने के लिए, शादी की तैयारियाँ, हर एक चीज़ आपको खुद देखनी है, कोई और नहीं है देखने के लिए जिसके लिए आप अपने मोमेंट्स एंजॉय कर सको। देखो फ्रेंड्स हमारे जो लोग आए थे, जैसे तनु वगैरह है, वीरपाल है, सब लोग दूर दूर रहते हैं, वेन्यू पे तो कोई था नहीं और शादी घर पे कहीं हो नहीं रही थी। जो वो लोग बेचारे पहले 10 दिन पहले, महीना पहले के चीज़ों को देखते, तो फ़ोन कॉल्स पे जितनी चीज़ें हो सकती थी उन्होंने उतनी चीज़ें की। अच्छा, अब मैं आती हूँ तनु पे। मैं आपको भी आप सारी चीज़ें बताने जा ही रही हूँ, तो फिर मैं आती हूँ तनु पे। तो तनु क्या, जब हमारी शादी की डेट थी तो तनु को बहुत ज़्यादा डेंगू हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, मतलब उसकी प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी, वो हॉस्पिटलाइज थी। और तनु के साथ मेरा हमेशा से कैसा बॉन्ड रहा है ना, डे 1 से, जब से मैं मुंबई में पहले आई थी तब से मैं तनु को नहीं जानती थी। तनु की सीधी बातचीत पायल के साथ थी और हमारी कभी बहुत अच्छे से बात होती, मेरी तो खैर बहुत ही कम हुई है, लोनावला गए तब हमारी बात हुई। तो तनु के साथ मेरा, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे वीरपाल के साथ मेरा एक, आप भाई बहन का भी समझ सकते हो, बहन बहन का भी समझ सकते हो, दोस्त का भी समझ सकते हो, या फिर एक जो एक छोटे भाई बहन हो या बच्चे के साथ रिलेशन होता है ना, वैसा है। आबादी जैसे बड़ी हैं तो उनके साथ वो मैच्योर वाली फीलिंग आती है, लेकिन हंसी मजाक चलता है। तनु के साथ ना मेरा हर तरीके का रिश्ता है, मतलब वो मेरी दोस्त भी है, उसको मैं बड़ी बहन की तरह ट्रीट भी करती हूँ, उससे मैं सलाह भी लेती हूँ, समटाइम्स मैं उसको सलाह देती भी हूँ। तो मतलब वो एक ऐसी पर्सन है जो मेरी बात को ना सुनेगी, क्योंकि वो बहुत पेशेंस वाली है। तो वो एक मेच्योरिटी वहाँ पे दिखती है कि मैं कुछ अगर बता रही हूँ तो। और सबसे बड़ी बात, तनु को अगर मैंने कुछ बोल दिया, सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ मैंने बहुत पहले वैसे छोड़ दिया है बोलना, मैं बोलती नहीं हूँ किसी के बारे में, लेकिन हमारे वो हैं लोग, वो हमारे हैं, इसलिए मैं आज ये चीज़ बोल रही हूँ कि तनु के लिए मतलब कि ऐसा है कि अगर यशु ने कुछ बोल दिया तो वो बात कटनी नहीं चाहिए, वो बात कटेगी नहीं किसी भी हाल में। तो वो चीज़, वो रेस्पेक्ट, वो मेंटेन जो एक रिश्ते को किया है, उसके लिए मुझे, मतलब मैं क्या बोलूँ, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो शादी के टाइम पे तनु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो हॉस्पिटलाइज थी, बट मेरे को ये था कि नहीं, शादी में आनी चाहिए, क्योंकि यार जिनसे आपका दिल का रिश्ता होता है आप उन्हें पीछे छोड़ नहीं सकते। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्लीज़ यार अच्छे से दवाई ले लो, अच्छे से खाना पीना खाओ, मस्त बिल्कुल सही हो जाओ और आ जाओ शादी में। मैंने बोला शादी में आते ही ठीक हो जाओगे, मेरे यही वर्ड्स है, ऐसा ऐसा करके। तो तनु कहता कि डोंट वरी, मैं आती हूँ। तो मेरी इसी पे गुंजदी से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि तनु के प्लेटलेट काफ़ी गिरे हुए हैं अभी और हॉस्पिटलाइज है, ऐसे ऐसे करके। बट मेरा ये था कि भगवान प्लीज़ वो ठीक हो जाए और जल्दी से शादी में पहुँचे। अब ये तो चलो ठीक है, डिपेंड करता था कि जब सिचुएशन मतलब वो सही हो जाए, क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहती थी कि शादी में आने की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा। दूसरी चीज़, अब सबसे बड़ी बात क्या थी, इससे पहले शादी की तो सारी चीज़ें हो रही थी, हमको चाहिए था भाई पंडित। अब शादी के लिए सबसे मेन बात, शादी कौन करवाएगा, पंडित तो करवाएगा शादी। तो हमने भाई 2-3 पंडितों से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद मतलब हमको पता लगा, पहले हमने पंडित से बात की, उसने भाई मना कर दिया सबसे पहले वाले ने। फिर हमने दूसरे पंडित से बात की, उसने बोला कि देखो वेदों में कहीं लिखा नहीं है और ये तो सब शास्त्रों के खिलाफ है,
ऐसा कहीं होता तो नहीं है, लेकिन आप मुझे 25,000 रुपए दे देना, मैं कुछ जुगाड़ लगा के शादी करवा दूंगा। जुगाड़ क्या था उनका कि देखो ये सब करने से मुझे पाप पड़ेगा, तो मुझे अपने पाप भी धोने पड़ेंगे, उसके लिए जो मुझे बड़े बड़े हवन यज्ञ वगैरह वो करने पड़ेंगे, तो 25,000 रुपये लगेगा, मैं शादी जरूर करा दूंगा, लेकिन हाँ मुझे पाप तो लगेगा, तो मैं वो पाप धोने के लिए तो यज्ञ हवन करने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए। ऐसा लिटरली साफ बोला था भाई उसने, साफ क्लियर कि मैं भी पाप का भागीदार बनूंगा, ऐसा बोला था उन्होंने। देखो मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पे ज्ञान नहीं देना चाहती कि उस बंदे ने ये चीज़ बोली, मुझे सिर्फ इस बात का बुरा लगा कि या तो पाप लग रहा है या तो नहीं लग रहा, या तो आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो कि मैं अगर ऐसा करता हूँ तो मुझे पाप लगेगा, तो आप पैसे लेके पाप के भागीदार क्यों बनते हो? आप सीधा मना कर दो ना, आपके थोड़ी कोई गन लग के खड़ा है आपके माथे पे कि नहीं भाई तुम करा के दो। हमने जस्ट पूछा कि ऐसी शादी है 2 लड़कियों की, आप करा सकते हो। और हाँ, हर जगह में, हर चीज़ में, चाहे वो शादी का इवेंट मैनेजर हो, चाहे डेकोरेशन हो, चाहे खाना हो, चाहे वेन्यू हो, चाहे कुछ भी हो, हमने हर जगह ये बोला 2 लड़कियों की शादी है, ताकि किसी भी मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो जब उस पंडित ने ये चीज़ें बोली तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली, या तो आप शास्त्रों की बात करो या तो पैसे की बात करो। अगर पैसे की बात करो तो शास्त्रों की बात मत करो, और अगर शास्त्रों की बात करो तो फिर पैसे की बात मत करो कि मैं पैसा लेके ये चीज़ कर दूंगा। पैसा लेके तुम शास्त्र थोड़ी बदल दोगे। अगर तुम्हारे हिसाब से ये गलत है तो फिर गलत को गलत ही रखो ना। फिर पैसा लेके आप उसे सही नहीं कर सकते ना। देखो मेरी नज़रों में तो सही और गलत 2 ही चीज़ है भाई, ठीक है? या तो सही को सही समझ के चीज़ें करो या फिर गलत को गलत तरीके से करो। तो उनका जो मानना था बस वही पैसे पे आके बात टिकी हुई थी, तो मैंने उनको खुद ही मना कर दिया। मैंने उनको बोला मुझे अपनी शादी के लिए एक पॉजिटिव पर्सन चाहिए, मुझे ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जिसके दिमाग में पहले से वो एक्सेप्टेंस ना हो और नेगेटिविटी हो, जो ये सोच के शादी कराए कि ये कराने का मुझे पाप लग रहा है, तो मैं अपनी खुशी लेने के लिए किसी और को पापी क्यों बनाऊं? तो बेहतर है कि आप इससे दूर रहो। तो मैंने उनको इस चीज़ के लिए हटा दिया। उसके बाद हम इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि शादी आखिर कराएगा कौन। तो भाई अब जाके मेरे यहाँ पे ऐसा हो गया कि मैंने डुगू को बोला, ही काफ़ी टेंशन में थे, मैंने कहा डुगू मेरे पे छोड़ दो आप शादी का। फिर मैंने भाई जस्ट डायल खोला, जस्ट डायल में मैंने लोनावला में पंडित को सर्च किया। फिर मेरे को वहाँ पे एक पंडित मिले सबसे ऊपर में अच्छी रेटिंग के साथ। हालांकि मैं ऐसा बहुत कम करती हूँ, ऐसे ऑनलाइन जाने का काम मैं ज़्यादा करती नहीं। तो मैं वहाँ पे गई और मैंने उनका नंबर देख के वहाँ पे कॉल किया, तो उनकी वाइफ ने कॉल उठाया। मैंने कॉल करते ही उनको सारी चीज़ें बताई कि भाई यहाँ ऐसे शादी है, लोनावला में है, 2 लड़कियों की शादी है, और आप मुझे बताओ कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे जो हस्बैंड है वो पंडित हैं, ऐसे ऐसा करके, और वही शादी कराते हैं। तो मैंने बोला कि फिर आप मुझे बताओ कैसे। तो उन्होंने बाई चांस मुझसे मेरा प्रोफाइल पूछा, और प्रोफाइल पूछने के बाद जैसे मैंने उनको बताया कि भाई मैं ये मतलब काम है हमारा, यूट्यूबर है हम, और फिर जैसे मैंने उनको बताई चीज़ें, तो उनका एकदम से रिएक्शन निकल के आया कि अरे आप लोगों को तो मैं देखती हूँ, ऐसा ऐसा आपका करवा चौथ वाला वीडियो देखा था मैंने, मुझे बहुत पसंद हो आप लोग। तो वहाँ से मुझे एक होप मिल गई कि जो लोग हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए ये चीज़ ऐसी नहीं होगी, नेगेटिविटी में नहीं जाएगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप टेंशन फ्री रहो, मेरे जो हस्बैंड है वो मैं उनसे बात कराती हूँ आपकी, और आपकी शादी वही कराएंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बोला देखो मुझे सिर्फ ये है कि जो भी बंदा शादी कराए वो मन से कराए, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती में मुझे करना पड़ रहा है, नहीं, मन से, बिना फर्क किए हुए। बता देते हैं हम, हाँ, जो हमने आज तक शायद नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया ना। नहीं, और वो बता दो 1-2 शादी और भी करा चुके हैं LGBT में। हाँ, क्योंकि वो हमें कॉल करते हैं, क्योंकि वो जब भी उनके पास आता है ना तो वो हमको जरूर बताते हैं कि ऐसे ऐसे हैं यहाँ पे, और जिन्होंने कराई भी है वो भी, उनकी तरफ से भी हमको आया है मैसेज, कॉल, किसी रेफरेंस के थ्रू आया है, बट पता चल गया हमें ऐसा। तो उनका नाम है भाई उमेश मिश्रा, जो लोनावला में है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे उमेश मिश्रा पंडित जी लोनावला, तो आपको वहाँ पे ऊपर उन्हीं का ही दिखाई देगा, जस्ट डायल में नाम। तो भाई उन्होंने हमारी शादी कराई थी। यस, उन्होंने हमारी शादी कराई थी। तो ये मतलब ये पंडित जी का जो राग था ये यहाँ पे आके ख़त्म हुआ था कि वो हमें मिले और हम इतने ज़्यादा खुश हो गए। तो ये एक्चुअली मैं अब इसको कहानी को, तो और दूसरी सबसे बड़ी बात, उन्होंने जब हमने उनसे मतलब जब पंडित जी से उनसे बात हुई हमारी, तो हमने उनसे पूछा कि भाई बताओ फिर कैसे, क्योंकि हम तो भाई पहली बार शादी कर, हमें थोड़ी पता क्या क्या चीज़ें होती हैं, 10 बार करते हैं, क्या क्या होता है चीज़ें। घर वाले तो होते हैं ना, उनको पता होता है क्या क्या सामान लाना होता है, ये करना होता है, मैं उस सेंस में बोल रही हूँ। तो हमें तो पता नहीं था, तो फिर हमने बोला उनको कि भाई बता दो फिर हमें क्या क्या सामान लेके आना है, वहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने हमें बोला कुछ नहीं लेके आना, बस सारा सामान मैं ही लेके आऊँगा, हर चीज़, आता कि हवन तक उन्होंने बोला कि मैं लेके आऊँगा, सब कुछ मैं ही अरेंज करूँगा।
तो भाई वो सामान भी अपना खुद ही लेके आए थे। हमने कुछ भी नहीं रखा था पूजा का, तो हमने कुछ भी नहीं रखा था, कुछ भी, नारियल तक भी नहीं था हमारा सोचा पूजा का, हर चीज वो खुद लेके आए थे। तो अब मैं आपको यहाँ पे इस स्टोरी का तो अगले पार्ट में बताऊंगी, लेकिन ये इसको मैं यहाँ पे ख़त्म ना करके 2 मिनट का टाइम और लेके आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। बिल्कुल भी ये हेटर्स वेटर्स के लिए नहीं है, क्योंकि मैं और हम दोनों ही, मैं बता दूँ, हम इन चीज़ों से बहुत आगे जा चुके हैं यार। मुझे तकरीबन 6 साल से ज़्यादा हो गया यार इस चीज़ों को जाते जाते, तो ये तो सब चीज़ें हटा दो। बट मैं एक बेसिक चीज़ बताना चाहती हूँ पॉजिटिविटी में आके, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझे जो नहीं समझ सकते। कुछ लोगों को लगता है कि हमने नेचर के अगेंस्ट जाके शादी की, हमारा जो फ्यूचर है वो बुरा होगा, हमारा अंत बुरा होगा, हमारी चीज़ें ख़राब होगी क्योंकि हमने लाइन क्रॉस की, हमने चीज़ों को ख़राब किया और भगवान हमें माफ़ नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें। मैं अभी काफ़ी दिनों से गीता पढ़ रही हूँ, और उससे पहले भी मैं बचपन से स्पिरिचुअल हूँ चीज़ों को लेके। वो ज़रूरी नहीं कि आप दिखाओ ये करो, मेरे को दिखावा नहीं आता करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कच्चा टी शर्ट पहन के भगवान की पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं बाहर मंदिर में कभी कच्चा टी शर्ट पहन के नहीं जाती। लेकिन ये भी मेरी एक बात है कि मैं मंदिर में जाना हमेशा सूट पहन के ही प्रेफर करूँगी, लेकिन मैं घर के मंदिर में होती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा उनको अपना मानती हूँ कि ये हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। क्योंकि कृष्णा जी को सब अपने अपने तरीके से अपना मानते हैं, तो मेरा भी वैसा ही कुछ है। सबका अपना एक रिश्ता होता है, तो मेरा अपना अलग रिश्ता है। हालांकि लोग उस चीज़ को भी जज करते हैं, दुपट्टा नहीं रखा, कच्छा पहन, जबकि मैं नीज तक के शॉर्ट्स पहन के रखती हूँ, क्योंकि मैं घर में होती हूँ। सुबह पूजा करते हुए मैं साड़े सूट पहन के तैयार नहीं हो पाती। हो सकता है कि वो मेरी गलती भी हो, बट मैं मन के भाव की बात बता रही हूँ। दूसरी चीज़, मैं गीता पढ़ रही थी और मैंने उसमें एक चीज़ देखी कि कृष्णा जी जो हैं, उनकी मर्ज़ी के बिना इस धरती में, इस दुनिया में कभी कुछ भी नहीं हो सकता। अगर उनकी मर्ज़ी शामिल नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। और फिर हम जब शादी को 2 आत्माओं का मिलन कहते हैं, तो हम जेंडर की बात कहाँ से लेके आते हैं उसमें कि 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। जब शादी है और 2 आत्माएं हैं, तो फिर 2 आत्माओं को आत्मा ही रहने दो ना। कभी आत्माओं से किसी ने किसी का जेंडर पूछा है? आत्माओं को कभी ये पूछा है किसी ने कि आपका जेंडर क्या है? या कभी आपने सुना हो कि जहाँ पे जेंडर की बात हुई है? फिर जब आत्माओं के मिलन की बात बोल रहे हो, जब प्यार की बात बोल रहे हो, तो उसको वैसा ही रहने दो। दूसरी चीज़, मैं ये भी मानती हूँ कि आप एक ऐसे रिश्ते में अगर आ गए हो ना, जहाँ पे आपको सारी मोह माया छोड़ के, जहाँ पर लोग पार्टीज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सबके अपने तरीके हैं, बट मुझे लगता है कि ये शादी होने के बाद, मैं तो थी स्पिरिचुअल, थी थोड़ी सी चीज़ों में, थी पूजा में, ये में इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं इतनी ज़्यादा, मैं अपने पापा की डेथ के बाद से बहुत ज़्यादा नहीं रह गई थी, क्योंकि कुछ इंसिडेंट होते जो आपको तोड़ देते हैं। लेकिन फिर जब ये मेरी लाइफ में आए, जब मेरे को ज़िंदगी ने कुछ और झटके दिए, तो मैं भगवान के, होता है ना जब आप दुख में होते हो तो आप ईश्वर के और करीब हो जाते हो। तो वहाँ पे आके हमको कृष्णा जी ने इतना ज़्यादा संभाला, हर कदम पे उन्होंने ये हमें फील कराया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम किस चीज़ के डर में हो? मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ ना, तुम्हारा हाथ पकड़ के, तो तुम क्यों टेंशन में हो? तो मैं सिर्फ आपको इतना सा बताना चाहती हूँ इन सब चीज़ों में। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मतलब मैं वैसे नहीं थी, करने में सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ये बोलती हूँ कि जो रिश्ता आपको भगवान की ओर ले जाए, और कैसे गलत हो सकता है यार, कैसे गलत हो सकता है? जो लड़की कभी व्रत नहीं रखती थी, जिसको कभी पूजा करते हुए मैंने देखा नहीं, इवन आप मानोगे नहीं, लुधियाना वाले घर में हमारे मंदिर नहीं था, कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं। उस घर में मंदिर की स्थापना मैंने की जाके, क्योंकि वहाँ पे नहीं था मंदिर। हालांकि ऐसा नहीं कि वो लोग मानते नहीं, मम्मी लोग पूजा करते हैं अलग वाले घर में, बट यहाँ पे पापा वगैरह रहते तो वो लोग नहीं करते पूजा पाठ। ऐसा नहीं कि वो नास्तिक है, मानते हैं भगवान को, लेकिन नहीं करते थे, मंदिर नहीं था वहाँ पे। तो वो चीज़ें में बदलाव आना, प्लस इनका इतना ज़्यादा बदलना, पूजा पाठ में जाना, और मैंने इनको ऐसे कभी देखा ही नहीं था कि ये, हम जब वृंदावन गए ना, और मैंने इनको इस्कॉन में देखा, बिहारी जी के मंदिर में देखा, तो मैंने इनको बहुत लीन देखा चीज़ों में। तो किसी ने बोला है ना कि जो आप जब कृष्णा जी की भक्ति करते हो ना, तो आप उनकी भक्ति नहीं चुनते, वो आपको अपना भक्त चुनते हैं। और ये चीज़ मैंने बहुत बहुत दिल से रियलाइज़ की है कि उन्होंने हमें चुना है। तो अगर उन्होंने हमें चुना है और रिश्ते के साथ चुना है, तो मैं नहीं मानती कि कुछ गलत है। बाकी हमने हमारा कर्म कर दिया और किसी का आज तक बुरा किया नहीं है। अपनी तरफ से कोशिश करते सब कुछ अच्छा ही रहे। बाकी जो उनकी इच्छा रहे हमें फल देने की, मैं इस चीज़ के लिए कभी डरती नहीं कि मैंने कुछ गलत किया या ये कुछ गलत किया। तो बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी के अनुसार ही होता है, जो भी आप चीज़ें करते हो। आज अगर मेरी इनके लिए, तो गाइस सॉरी, हमने भाई
कुछ नया मंगाया, वो आप व्लॉग में देख लेना। तो वो आ गया था, जिसका मैं आपको डब्बा दिखा देती हूँ, ये रखा देखो पीछे, ठीक है। तो इसलिए हमें भाई वीडियो बंद करना पड़ा। तो लास्ट हमने क्या बताया था, तो उसी पे ही हम आज का व्लॉग शूट मतलब जो वीडियो खत्म कर दें, और फिर नेक्स्ट हम शूट करेंगे नेक्स्ट लव स्टोरी में, ठीक है गाइस? यस। चलो, और सारा हाँ, प्यार देना। इस वाली वीडियो को मुझे चाहिए कि आप बहुत 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 सारा प्यार दो, क्योंकि अपनी फीलिंग्स यहाँ पे रखने का मोटिव यही है कि आपको सारी चीजें समझ आए, आप सारी चीजों को कनेक्ट करो, भाई और बहुत guts सारा लेके प्यार रखते हैं हम। दो। और सच में इतनी सारी पर्सनल चीजें बताना फैमिली को लेके भी और हर चीज को लेके भी बहुत गट्स लगते हैं, क्योंकि आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।